कर रहे थे मटीरिया मेडिका की। तो मटीरिया मेडिका का एक ही मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से पढ़ना है। क्लासेस को याद करने के लिए फॉलो यही करना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो भी क्लासेस का क्वेश्चन आया हुआ है उसको सक्सेस में मार्क करते जाना। ये सिर्फ क्लासेस के लिए ही नहीं है। ट्राई यही करना कि जो भी तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर तुमको उसकी थ्योरी याद आ रही है कि मैंने हाँ ये वाली चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी, तो उसको अपने नोट्स में आइदर अपनी बुक में उसको मार्क कर लेना कि ओके एक सेकेंड। तो उसको कोशिश ये करना कि मार्क कर लेना कि जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे भी तुम्हारी थ्योरी में है, चाहे वो तुम्हारे नोट्स में वो चीज़ जहाँ पे भी लिखी हुई है, उस चीज़ को मार्क कर लेना कि ये वाला जो लाइन है, ये पॉइंट जो है वो इस एग्ज़ाम में आया हुआ है, ताकि वो तुम्हें हमेशा रिवाइज्ड रहे, हमेशा तुम्हें याद रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे हैं जो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, नहीं तो उस लाइन से ही कोई दूसरा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। उसी पॉइंट से, उसी पैराग्राफ से ही कोई दूसरा अलग तरीके से क्वेश्चन जो है वो फॉर्म होके आ जाएगा। यही पैटर्न जो है हमेशा फॉलो होता है। तो इसीलिए तुम्हें याद रहना चाहिए प्रीवियस ईयर के कौन-कौन से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो तुमको मटेरिया पढ़नी है वो किस तरीके से पढ़नी है, जैसे ये एक मेडिसिन का अगर अपने एग्जांपल लें, तो उसमें लिखा हुआ है हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्रस और ओवरीज, हार्ट एक्शन सीज सडनली, इम्पेंडिंग सफोकेशन, पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन। तो अगर अपने यही पैल्पिटेशन का कंपैरिजन करें कि पैल्पिटेशन कौन कौन सी मेडिसिन में लिखा हुआ है या फिर लीस्ट मोशन से कौन कौन सी मेडिसिन में दिक्कत हो रही है, इस स्लाइड में तो ये 3 ही मेडिसिन है। इसी सेम पॉइंट पे कम से कम 10 to 11 मेडिसिन का कंपैरिजन बनता है। तो तुम्हें पता है कि लीस्ट मोशन करने से पैल्पिटेशन हो रहा है, तो कौन सी मेडिसिन हो जाएगी? इस मेडिसिन का आंसर पता है किसी को? इस लाइन का आंसर पता है किसी को? हार्ट ट्रबल फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज, हार्ट एक्शन सीज सडनली, इम्पेंडिंग सफोकेशन, पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन। ब्रैकेट में इसके दी हुई है डिजिटलिस, ठीक है। ये है फ्रॉम एक्टिया रेसिमोसा से ही है ये, यानी कि सिम्सीफ्यूगा से ही है। तो उसका ये तुम्हें लाइन एक तो याद रहनी चाहिए कि यूट्रस एंड ओवरीज से जो सिम्टम्स हैं वो हार्ट पे शिफ्ट होते हैं, प्लस अगर वो थोड़ा सा भी चलती है पेशेंट तो उसको क्या होते हैं? पैल्पिटेशन होते हैं। पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको इमोशन से, कुछ भी अगर उसको इमोशन फील हो रहा है लाइटेस्ट, तो उसको पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट हो रहा है, तो मेडिसिन तुम्हारी चेंज हो जाएगी, कैलकेरिया आर्स और लिथियम कार्ब हो जाएगी। इसी तरीके से लीस्ट मोशन से पैल्पिटेशन तो हो रहे हैं, बट उसके साथ साथ में और कौन सी कंडीशंस हो रही हैं, कौन से एज ग्रुप में हो रहा है, ये अगर तुम देखने जाओगे तो मेडिसिन तुम्हें डिजिटालिस मिल जाएगी। पैल्पिटेशन कब हो रहे हैं? जब पेशेंट जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा है, तब उसको थोड़ा आराम मिल रहा है पैल्पिटेशन में, और जब वो लेफ्ट साइड पे पेशेंट लेट रहा है तब उसको पैल्पिटेशन जो उसके हैं वर्स हो रहे हैं, तो तुम्हारी मेडिसिन चेंज हो जाएगी, लैग गेन हो जाएगी। ये जो कंपैरिजन स्टूडेंट्स को शुरू में समझ नहीं आते हैं कि हमें क्या पता कि पैल्पिटेशन रिलेटेड और कौन-कौन सी मेडिसिन में सिम्टम्स लिखे हुए हैं। तो इसके लिए तुम बहुत ही ईज़ी फंडा जो एक अप्लाई कर सकते हो, जो मैं भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे करती थी। तुम ये कर सकते हो कि एलएन कीनोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, जो भी तुम्हारे पास में है। तुम पढ़ रहे हो पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, तो आइदर सर्च, उस पीडीएफ में सर्च करो, लीस्ट मोशन सर्च करो, तो तुम्हें ये कंपैरिजन आ जाएगा कि कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसमें लीस्ट मोशन वर्ड लिखा हुआ है। तो अब उन सारी पे एक-एक क्लिक करके देख लो कि लीस्ट मोशन से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें हार्ट रिलेटेड दिक्कत होती है, तो तुम्हारे पास में वो कंपैरिजन बन जाएगा। पर ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास में 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, तुम क्रैश कोर्स के हिसाब से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें तुम ये नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पे प्रिपरेशन करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि 3 या 4 महीने ही है, क्वेश्चंस के थ्रू थ्रू तुम थ्योरी को पढ़ो ना। तो जैसे प्रीवियस ईयर का कोई एक क्वेश्चन पेपर उठा लो, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते जाओ और जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी रिलेवेंट थ्योरी सारी की सारी तुम कवर करते जाओ। जो सक्सेस में मटेरिया के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पूरा-पूरा याद कर लो, जो टर्निंग पॉइंट में दिए हुए हैं उनको पूरा-पूरा याद कर लो, जिनको 1 या 2 महीने में प्रिपरेशन सोचते हैं कि मैं कर लूँगा ना, तो
कम से कम चलो तुम उन 2 महीने तो सीरियस से पढ़ोगे ना, सिलेक्शन होना नहीं होना वो अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन 2 महीने में तुम्हें सारे सिलेबस का आइडिया हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं सोच के छोड़ देना है कि अरे 2 महीने ही है, 2 महीने में क्या हो पाएगा। लेकिन उन 2 महीने, क्योंकि एंड टाइम पे जो पढ़ाई होती है ना, जिस टाइम पे पता है अपने को कि पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला है, मुझे कुछ तो करना है। तो अगर तुमने 100% सिलेबस में से 45% सिलेबस भी कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम तुम किसी भी चीज़ के लिए जब प्रिपेयर करोगे, तो वो 45% तो तुम्हारा कम से कम तैयार होगा ना, तुम्हें कुछ तो किसी किस चीज़ का तो आइडिया होगा ही। ये मत सोच के छोड़ना कि अरे 2 महीने ही है, मैं तो अगले साल के लिए पढ़ूंगा या अगले साल के लिए पढ़ूंगी, क्योंकि वो अगले साल के लिए जब पढ़ोगे तो फिर फ्लो तुम्हारा कब बनेगा, जब 7-8 महीने बचे होंगे। तो वो अपने 5-6 जो महीने, 2 महीने ये वाले और 2-3 महीने बाद के एग्जाम के बाद के, वो वेस्ट मत करो। उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव तो करो, कुछ तो पढ़ो, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। जितना पढ़ोगे उतना ही फील्ड में अपने आगे जाओगे। अब आइदर चाहे वो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्लिनिकल वाले से भी जैसे कि जो अपने एज ग्रुप के लोग हैं, इनको ये नहीं सोच के रखना चाहिए कि जैसे मेरे को तो ल्यूकोरिया में मैं ये मेडिसिन देता हूँ, किसी को अगर एमिनोरिया की दिक्कत हो रही है तो मैं ये मेडिसिन जो है मेरी काम कर जाती है। काम करना एक अलग बात होती है, लेकिन अपनी ये जो टाइम होता है, ये नॉलेज को बढ़ाने का टाइम होता है। तो चाहे तुम्हारे केसेस सही हो रहे हैं उन चीज़ों से, बट फिर भी बुक्स को प्रेफर करो, बुक्स को रेफर करो दोबारा। तुम्हारे पास में कोई भी डिजीज का पेशेंट आ रहा है, तो उस डिजीज को एक बार जाके अपनी जो टेक्स्ट बुक है, डेविडसन अगर तुम पढ़ते हो, तुमने हैरिसन से पढ़ा है, एक बार जाके उसकी देखो कि उसके पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी है, किस तरीके से वो डिजीज आती है, तो हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेंगी, नए एड ऑन मिलेंगे, जिससे तुम्हें नए, हो सकता है उस पेशेंट में तुम्हें कोई हेल्प ना करे वो तुम्हारी पढ़ी हुई चीज, पर आगे आने वाले फ्यूचर में जो तुम्हारे पेशेंट्स हैं उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प कर जाएगी। तो पढ़ने की आदत डालो अगर होम्योपैथी में एक लेवल पे आना है तो। ठीक है, इस तरीके से एलन की नोट्स को कैसे पढ़ना है, एक तो फर्स्ट तो ये कि जो उसका स्टार्टिंग का पोर्शन है उसका कंपैरिजन करना है, फिर जो बीच वाली चीज़ें हैं उसको किस तरीके से कंपेयर करोगे, तो उसको ऐसा हर लाइन को उठा के, क्योंकि बहुत माइन्यूट माइन्यूट वर्ड से ही, जैसे सैडनेस विद वीपिंग एंड सैडनेस एंड वीपिंग, इसमें अपने को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है, बट इससे तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए तुम्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो मटेरियल से पढ़ना है, रिलेशनशिप पोर्शन, जो सारी मेडिसिन का लिखा हुआ है, उसमें से कुछ कुछ तो ऐसी मेडिसिन के रिलेशन है जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे अगर तुमने पढ़ा होगा, टबैकम का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीमोनियम टार्ट का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोवेज का, काली काप का ना, कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनके रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन पढ़ना तुम्हें सारों का ये, एक बार जब सब पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और वो जब कब पता लगेगा, जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को पूरे सही तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, या फिर ये चेक करने के लिए कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में, सही लाइन में जा रही है कि नहीं जा रही है, तुम्हें वापस 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 क्या देखने पड़ेंगे कि उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के आए हुए हैं। तभी तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी लाइन ऑफ डायरेक्शन सही है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल, मुझे वो चीज़ बिल्कुल मतलब प्रोडक्टिव नहीं लगती है कि आप एलएन को लेके दिन में 4 घंटे बैठे रहो। वो तुम्हें कभी भी, उससे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एलएन मेरे हिसाब से जो बच्चे पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 आवर तक अपने एलएन को प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हैं कि अपने को वो याद हो रही है, याद हो रही है। उसके बाद तो सिर्फ वो बुक लेके बैठना हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए ऐसा अपने पास में टाइम नहीं होता है वेस्ट करने के लिए कि हम एक ही सब्जेक्ट को 4 या 5 घंटे लेके बैठे रहे। किसी भी सब्जेक्ट को एक दिन में 2 घंटे से टाइम ज़्यादा मत देना, वरना तुम्हारा प्रोडक्टिव जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फिर सिर्फ तुम्हारे पास में कि यार मैंने 4 घंटे पढ़ाई गई, मैंने 6 घंटे पढ़ाई करी, बस सिर्फ वो क्वांटिटी ही रह जाएगी। उस टाइम में जितना तुम प्रोडक्टिव निकाल सकते थे वो नहीं निकाल पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो किसी भी सब्जेक्ट को पर डे 2 आवर से ज़्यादा टाइम मत देना। नेक्स्ट इज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गन को पढ़ने के लिए तो अगर इन 4 बुक्स को पढ़ लिया, तो इसके अलावा तुम्हारा ऑर्गन से, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का जो 6th एडिशन है वो सारी की सारी नहीं पढ़नी है। उसमें से जो तुम्हें पढ़ना है उसका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पॉइंट, उसका स्टार्टिंग का प्रेफेस पॉइंट,
और उसके लास्ट का पॉइंट जो ऑर्गनॉन में लिखी हुई है, ये चीजें हैं जो ऑर्गनॉन की 6th एडिशन विलियम बोरिक वाली से भी पढ़ सकते हो, या 5th 6th एडिशन तुमने अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ा है तो उससे भी पढ़ सकते हो। इट इज सिमिलर ओनली ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इंट्रोडक्शन, प्रीफेस एंड लास्ट पोर्शन जो है, मतलब जो एफरिज्म खत्म होने के बाद में जो चीजें लिखी हुई हैं ऑर्गनॉन की बुक में, उसके लिए टेक्स्ट बुक रेफर करनी है। उसके अलावा जो एफरिज्म्स हैं वो तुम्हें सक्सेस और टर्निंग पॉइंट से ही पढ़ने हैं, इससे ही तुम्हारा कवर हो जाएगी ऑर्गनॉन। ऑर्गनॉन से बहुत डीप या फिर बहुत घुमा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऑर्गनॉन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो होम्योपैथी सब्जेक्ट में से कोई और सब्जेक्ट तुम्हारा तैयार हो ना हो, ऑर्गनॉन हमेशा तैयार होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑर्गनॉन हर कम्पिटिटिव कोई भी जो तुम्हारे लेवल का है ना, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की ऑर्गनॉन जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होती है। तो इसीलिए ऑर्गनॉन को नहीं छोड़ना है, वरना तुम पहले ही पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट है ज्ञानारथ के एमसीक्यू तो सॉल्व करने ही करने हैं। टर्निंग पॉइंट एंड सक्सेस की वॉल्यूम 1 से सबसे पहले एफरिज्म्स वाले पोर्शन पढ़ना, और एफरिज्म में भी सबसे पहले 145 एफरिज्म के बाद वाले एफरिज्म पढ़ने शुरू करना, ठीक है। क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कॉलेज लाइफ में उन एफरिज्म्स पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो 145 के बाद में, यानी कि ड्रग प्रूविंग के पोर्शन के बाद में जब प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, वहां से पढ़ना चालू करना है ऑर्गनॉन को। फिर उसके बाद में स्टार्टिंग के एफरिज्म पढ़ना, देन उसका प्रेफेस इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, देन फिर सक्सेस के आगे कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसे मिसलेनियस करके, या फिर कुछ कुछ ये पायोनियर्स के कोटेशंस दिए हुए हैं, वो कोटेशंस पढ़ना कि अच्छा किसने क्या बोला। हर कोटेशन में से सिर्फ एक एक वर्ड याद कर लेना कि अच्छा जैसे साइंटिफिक वर्ड इसने यूज़ करा था, सिम्टम वर्ड, सिम्टम तो बहुत कॉमन हो गया, साइंटिफिक हो गया, इस तरीके से बहुत कॉमन मतलब अनकॉमन वर्ड है जो किसी किसी पायोनियर ने यूज कर रखे हैं, किसी किसी ऑथर ने यूज कर रखे हैं, उनको याद करना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है म्याज्म। म्याज्म भी अब देखो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है म्याज्म। म्याज्म की डिटेलिंग में तुम बहुत ज़्यादा नहीं जा पाओगे, तो म्याज्म की प्रिपरेशन के लिए भी सिर्फ यही कर सकते हो, सक्सेस की थ्योरी में दिया हुआ है 1.5 पेज में म्याज्म दिया हुआ, उसको पढ़ लो। प्लस सक्सेस के लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है ना, अराउंड ऑर्गनॉन में 420 क्वेश्चंस के अराउंड है, तो जो लास्ट के क्वेश्चन है 30 या 40 वो म्याजम्स पे दिए हुए हैं, उनकी सारी थ्योरी याद रखो। उसमें बेसिकली ना कोल्ड फूड से एवर्जन कौन सी मेडिसिन में है, कोल्ड फूड से एग्रावेशन कौन सी मेडिसिन में है, हॉट फूड की डिजायर कौन से म्याजम, सॉरी म्याजम मेडिसिन नहीं, कौन से म्याजम में है, नेचुरल डिस्चार्जेस से किस में एग्रावेशन है, अननेचुरल से किस में एग्रावेशन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं, तो ये पढ़ना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर तुम्हें कहीं पे भी म्याजम का क्वेश्चन दिखे तो उसको एक जगह पे नोट कर लेना। म्याजम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नोट्स बनाना, तो वो इजीली तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, म्याजम से बहुत हट के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वही सेम ही रिपीट हो रहे हैं। तो इतना भी कर लोगे तो तुम्हारे म्याजम वाला पोर्शन जो है तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गनन को पढ़ने का तरीका कैसा है, तो तुम्हें सारे एफरिज्म्स को थोड़ा सा अलग पॉइंट से देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे अगर मैं एफरिज्म 266 की बात करूँ, तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, और सक्सेस में सिर्फ वो 1 या 2 लाइनें ही लिखी हुई हैं। तो इसीलिए ये मत सोचना कि अरे मेरा तो इस एफरिज्म में बहुत सारी लाइनें छूट गई। अगर हम टेक्स्ट बुक से देखें तो ना, वो छोड़ने के लिए ही है। अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा भी तो 90% बच्चों को वो याद नहीं होएगा, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम जितना सबको याद हो रहा है सबसे पहले उसको याद करो, ताकि तुम एक लेवल पे आ पाओ। तो जैसे 266 में सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि एनिमल एंड वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन जो है वो किस में लेनी चाहिए, रॉ स्टेट में कलेक्ट करनी चाहिए। इसी तरीके से हम किसी दूसरे एफरिज्म का, एफरिज्म 267 का एग्जाम्पल देखें, तो उसका थ्योरी वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है जो 267 एफरिज्म में मेन लिखा हुआ है, प्लस उसके फुट नोट में भी बहुत सारी चीजें मेन लिखी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी किसी एफरिज्म में तो सिर्फ तुम्हें एक लाइन से देखने काम चल जाएगा, और किसी किसी एफरिज्म में तो ऐसा है कि तुम्हें 3 या 4 पेजेस जो है उस मेडिसिन के, उस एफरिज्म के पढ़ने पड़ेंगे। जैसे 267 के फुटनोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कोहल की एक कहानी दी हुई है, वो तुम्हें उससे क्वेश्चन आता है, और उससे रिलेटेड एक लैटिन वर्ड दिया हुआ है। अच्छा, कुछ कुछ अदर लैंग्वेज के वर्ड जो है ऑर्गनन में यूज करे हुए हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ लैटिन लैंग्वेज के हैं, कई अरेबिक के हैं, कोई जर्मन वर्ड्स भी हैं। तो वो सारे वर्ड्स पे तुम्हें ध्यान रखना है कि वो जो वर्ड है वो कौन से एफरिज्म में लिखा हुआ है, कौन से फुटनोट में, एफरिज्म के भी फुटनोट में अगर लिखा हुआ है तो कौन से एडिशन में लिखा हुआ है वो वर्ड जो है एक्स्ट्रा अगर किसी अदर लैंग्वेज का है तो वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है वो तुम्हें पता होना चाहिए। प्लस उस वर्ड का क्या रिलेशन है, मतलब
किससे रिलेटेड है, उसका मीनिंग क्या है। जैसे अगर आपने ओ टेम्पोरा ओ मोरेज देखें जो 267 के फुटनोट में है, तो वो किससे रिलेटेड है, वो अल्कोहल से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से तुम्हें हर नॉन इंग्लिश वर्ड की कहानी ऑर्गनॉन से पता होनी चाहिए। ये भी तुम्हें टर्निंग पॉइंट और सक्सेस में एक जगह पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज ऐसे फुटनोट में ये तो कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए था। उसी तरीके से जैसे 267 में फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन का तुम्हें अलग अलग पढ़ना है। वो भी उसके लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है कि किसी में फिफ्थ में क्या लिखा है, किसी में सिक्स्थ में क्या लिखा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर हैं जिसमें से कि फिफ्थ का पूछना होता है, किसी में से सिक्स्थ का, ऐसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि अच्छा इसके फिफ्थ में लिखी है ये चीज़ या फिर सिक्स्थ में लिखी है। इसीलिए कुछ ना कहीं ना कहीं मतलब ज्वाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो तुम्हें सारी चीज़ें एनालाइज करके दे देते हैं। तो तुम्हें सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना होता है, तुम्हें एनालाइज नहीं करना होता है ना। पर अगर खुद से पढ़ रहे हो तो कम से कम मतलब ये मिनिमम चीज़ें हैं जिनको ध्यान रख के पढ़ना। नेक्स्ट है इसके अलावा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, पायोनियर वाला पोर्शन, मियाज्म एंड प्रेफेस फ्रॉम ऑर्गनॉन इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है रिपोर्टरी। रिपोर्टरी में सक्सेस एंड टर्निंग पॉइंट में बहुत ही अच्छा मैटर दिया हुआ है, उसमें तुम्हें 90% चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि कैंट रिपोर्टरी, बीटीपीबी एंड बीबीसीआर की थ्योरी। एक बार पूरी शशिकांत तिवारी से ज़रूर पढ़ना, एसकेटी से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आजकल लास्ट ईयर, अगर मैं लास्ट ईयर की बात बताऊँ 2024 में 15 क्वेश्चन आए थे रिपोर्टरी से, और 15 के 15 क्वेश्चन किस पे आए, या तो बीटीपीबी के हैं, या बीबीसीआर के हैं, या फिर कैंट रिपोर्टरी के हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन था जो क्लार्क रिपोर्टरी से था, जिसमें क्लार्क रिपोर्टरी का ईयर पूछा हुआ था। उसके अलावा 14 क्वेश्चन जो थे इन्हीं 3 रिपोर्टरी से आए। तो मतलब ये 3 रिपोर्टरी तुम्हारे लिए कितनी मेन इंपॉर्टेंस की हो गई है, कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए इनकी थ्योरी एक बार शशिकांत तिवारी से जरूर पढ़ना। प्लस इनका जो कंपैरिजन का पोर्शन है टर्निंग पॉइंट के लास्ट में दिया हुआ है, कंपैरेटिव जो टेबल्स दी हुई हैं कि रूब्रिक हंटिंग रिलेटेड, चैप्टर के डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, और सिंगल मेडिसिन जो है वो तुम्हें सारी रिपर्टरी, इन तीनों रिपर्टरी की कौन कौन से चैप्टर में सिंगल मेडिसिन कौन सी है सिंगल रूब्रिक में, एंड रूब्रिक हंटिंग का कुछ पोर्शन जो है वो तुम्हें सक्सेस से भी करना है। तो वो 7-8 पेज ही है। सक्सेस में भी एक बार देखने में लगता है कि नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, बट जो भी तैयारी करता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को वो चीज़ें अल्टीमेटली याद हो जाती हैं ना। तो कोशिश करना, कोशिश करोगे तभी याद होएगा। ऐसे छोड़ दो, छोड़ना तो देखो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो करना है तुम्हें करना ही पड़ेगा ना। अगर तुम हर चीज़ छोड़ने लगोगे, अरे ये तो बहुत वास्ट है, ये तो बहुत वास्ट है, तो फिर तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, फिर तो तैयारी ही छोड़ दो। तो अगर तैयारी चाहिए, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तो थोड़ा सा तो खुद को घिसना पड़ेगा। तो घिसने के लिए ये याद तो करना पड़ेगा, प्लस जाना रथ की एमसीक्यू सॉल्व करना। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, रिपोर्टरीज अगर तुम्हें पढ़नी है तो मॉडर्न रिपोर्टरीज पढ़ोगे, कोई भी रिपोर्टरी, सिंथेटिक, सिंथेसिस, क्लार्क की, उसकी बख्शी की, एलन की, कोई भी रिपोर्टरी, मर्फी की, फाटक की, कोई भी रिपोर्टरी पढ़नी, कैसे पढ़ोगे, हर रिपोर्टरी का नेम क्या है, उसका ऑथर कौन है, कब वो पब्लिश हुई, उसमें कितनी मेडिसिन हैं या फिर कितने चैप्टर्स हैं, कितने उसमें रूब्रिक हैं, उस रिपोर्टरी में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा सिंबल उस रिपोर्टरी में यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कितने रूब्रिक्स हैं, चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अल्फाबेटिकल है, एनाटॉमिकल अरेंजमेंट क्या है, और हर रिपोर्टरी में कितनी ग्रेडेशन है। ये तुम्हें रिपोर्टरी से पढ़ना है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, सिंथेटिक में, सिंथेटिक बार्थल एंड क्लुंकर ने दी है, टोटल 3 वॉल्यूम है। कितनी सोर्सेज से ये रिपोर्टरी उठाई गई है, तो 16 सोर्सेज से। कितनी मेडिसिन है, 1594 मेडिसिन हैं। कितने, एक एस्ट्रिक्स इसमें सिंबल का यूज करा हुआ है, स्टार का, जो क्या डिनोट करता है, इसमें कितने न्यू रूब्रिक ऐड हुए हैं। एडिशन इसके कब कब पब्लिश हुए, किसने पब्लिश करे, इंडियन एडिशन कब पब्लिश हुआ, फर्स्ट वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम में कौन सी वॉल्यूम में किसके बारे में, कौन से चैप्टर्स के बारे में कौन सी वॉल्यूम में लिखा हुआ है, उसका अरेंजमेंट कैसा है रूब्रिक का, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे ग्रेडेशंस हो गई, ग्रेडेशन हर रिपर्टरी में अलग अलग ग्रेडेशन अलग अलग ऑथर ने दी है ना, तो वो ग्रेडेशन क्या है, किस तरीके से लिखा हुआ है। जैसे इसमें कोई भी इटैलिक लाइन का यूज़ नहीं करा हुआ है, तो कौन सी ऐसी रिपर्टरी है जिसमें इटैलिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिपर्टरीज में ग्रेडेशन में इटैलिक लाइनिंग का यूज़ करा हुआ है, इटैलिक वर्ड्स का, एक्सेप्ट सिंथेटिक रिपर्टरी।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं जो तुम्हें इस रिपोर्टरी से मिल जाते हैं वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। रुब्रिक हंटिंग, कुछ कुछ रिपोर्टरीज की मतलब मेन जो रुब्रिक हंटिंग है वो तो उन तीनों रिपोर्टरी की ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उनको एनालाइज कर सकते हो। अदरवाइज मतलब वही इसके लिए फिर कहीं से पूछ सकते हो या खुद एनालाइज करो या क्लासेस लो। रिपोर्टरी में बीटीपीबी, बीबीसीआर, बीटीपीबी कैंट को पढ़ना, कंपैरिजन, चैप्टर, रुब्रिक हंटिंग, सिंगल मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ रिपोर्टरीज विद डिफरेंट रिपोर्टरीज, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड ईयर। ये भी तुम्हें सक्सेस में और टर्निंग पॉइंट दोनों में मिल जाएगा, जिसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि इस ईयर में कौन सी रिपोर्टरी आई, इसमें कौन सी आई, इसमें कौन सी आई ना। प्री कैंटेनियन रिपोर्टरीज कौन सी हैं, पोस्ट कैंटेनियन कौन सी हैं, स्पेसिफिक रिपोर्टरी किसको बोलते हैं, ऑर्गन रिपोर्टरीज कौन कौन सी हैं, किसी डिजीज से स्पेसिफिक कौन सी हैं, तो उस तरीके से कंपेयर करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज फार्मेसी। फार्मेसी भी इन्हीं 3 बुक से करनी है तुम्हें। टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मेसी में जाने का ज़रूरत कहीं कहीं पे पड़ता है, जैसे आजकल एक्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए फार्मेसी की जो टेक्स्ट बुक है उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट व्हीकल वाले पोर्शन के लिए ऑल्दो सक्सेस में सफिशिएंट दिया हुआ है व्हीकल के बारे में, बट क्योंकि व्हीकल ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आ ही रहे हैं तो एक बार उसकी टेक्स्ट बुक से रीडिंग कर सकते हो। इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। गाइनी एंड ऑप्स के लिए रोम्स या फिर सक्सेस की वॉल्यूम 3, मेरे हिसाब से तो रोम्स ही लेना, बाकी दोनों भी लेके देख सकते हो। प्लस पीजी प्लस प्लस गाइनी ऑप्स के लिए साक्षी अरोड़ा भी एक बुक है, बट अगर कोई 4-5 महीने में तैयारी करने का सोच रहा है तब साक्षी अरोड़ा पे मत जाना, क्योंकि हर सब्जेक्ट की ऐसे अपने पास में स्पेसिफिक बुक आई हुई है। पैथो पे अलग है, इसके लिए गाइनी ऑप्स के लिए, पीएसएम के लिए, सबकी अलग अलग बुक्स हैं। बट वो अलग अलग बुक्स पे टाइम तब जाना होता है ना जब या तो तुम्हारा हो गया है सिलेक्शन, उसके बाद में किसी और हायर एग्जाम के लिए तुम जा रहे हो, तब इन बुक को फॉलो कर सकते हो। या फिर अभी तुम्हारे पास में 1.5-2 साल, जैसे अभी 3rd ईयर का बच्चा अगर प्रिपेयर करना चाहे तो 3rd ईयर में क्योंकि गाइनी ऑप्स सब्जेक्ट है उस टाइम पे अगर वो साक्षी अरोड़ा ले लेता है, ठीक है, या फिर जो भी उसके पास में जैसे सर्जरी है, सर्जरी की भी इसी तरीके से एक ऑथर की बुक आती है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ना, और ये सारी एमबीबीएस वालों के लिए हैं जो पीजी की तैयारी करते हैं, एमबीबीएस में पीजी की तैयारी करते हैं। तो ऑल्दो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है इन सारी बुक्स में, बहुत ही अच्छे से एमसीक्यू भी लगाए हुए हैं। तो अगर किसी को 3rd ईयर में प्रिपरेशन करनी है तब वो साक्षी अरोड़ा पे जा सकता है, या फिर जिसका सिलेक्शन हो गया उसके बाद में उसको हायर एग्जाम्स के लिए जाना है तब वो साक्षी अरोड़ा पे जा सकता है। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं ये भी, मतलब वैसे पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, लेकिन जब एक अच्छी सी तैयारी तुम्हारी हो रखी होगी, जब तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना तभी मज़ा तभी आता है असल में। मतलब शुरू शुरू में सबके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर तुम पीजी प्लस आज लेके बैठोगे तो पहले दिन तो मौत आएगी, 10 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो लगेगा बस अब उठ जाओ, बस अब उठ जाओ। बट टिके रहना, जितना टिके रहोगे उतना ही फिर उस प्रोसेस में तुम्हें मज़ा आने लगेगा, ठीक है। शुरू शुरू में हर किसी को दिक्कत आती है, हर किसी को दिक्कत आती है, बट जितना टिके रहोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, और इसका मतलब और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, और कोई इसका शॉर्टकट हो ही नहीं सकता है। तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सोच लेना, मतलब जब अगर प्रिपरेशन करने का सोचो तो डू एंड डाई करके ही बैठना कि मेरे को करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं छोड़ सकते हो, तभी जाके फिर प्रिपरेशन होएगा सही से। फिर उसके साथ में ये डीएनबी लास्ट 5 ईयर नोट्स हैं, वो जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो मतलब विद इन हाफ एन आवर में तुम्हारे ये 2-3 पेजेस जो हैं इसके कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम्हें और अच्छे पॉइंटर्स जो है उस सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। एनाटॉमी के लिए भी टर्निंग पॉइंट आइदर रोम्स में से मैं फिर बोल रही हूँ, मतलब एनाटॉमी में काफ़ी वास्ट दिया हुआ है, तो एक थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के फिर रोम्स पे जाना, वरना पहले टर्निंग पॉइंट ही कवर कर लेना एनाटॉमी के लिए, उतना ही सफिशिएंट हो जाएगा। प्लस पीजी प्लस के क्वेश्चन एंड डीएनबी नोट्स। फिजियोपैथो पीओएम में भी फिजियोपैथो पीओएम के लिए तुम्हें रोम्स में जाना ही पड़ेगा। पीओएम के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है मुदित खन्ना, बट वही मुदित खन्ना भी स्टार्ट करने के लिए नहीं है कि तुम फर्स्ट डे पीओएम पढ़ना शुरू कर दो और मुदित खन्ना पे बैठ जाओ। मुदित खन्ना वैसी बुक नहीं है।
पहले तुम्हारा थोड़ा सा फंडा कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब तुम हायर पर्पस के लिए मुदित खन्ना पे जा सकते हो। जैसे अगर कोई स्टूडेंट 4th ईयर से पीओएम की तैयारी कर रहा है, तब मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तब उसके लिए बेस्ट टाइम है मुदित खन्ना को सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट इज पीजी प्लस टर्निंग पॉइंट को कवर करना। पीओएम में जैसे जो सिस्टम का सीरीज रखना, वो मेरे हिसाब से ये सीरीज है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, देन रेस्पिरेटरी, देन उसके बाद में ब्लड, देन सीएनएस कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे आजकल क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं सीएनएस से ना। और सीएनएस का पोर्शन टर्निंग पॉइंट में बहुत अच्छा और बहुत ही शॉर्ट पोर्शन दिया हुआ है, जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। connective tissue disorder and autoimmune diseases, renal system, digestive system, skin and miscellaneous। miscellaneous मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि जब तुम पीजी प्लस में से ये सारे सिस्टम्स कवर कर लोगे ना, तो जैसे स्किन का मैंने तुम्हें बताया, अच्छा स्किन मैंने इसमें लिख भी दिया, स्किन हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, ऑस्टियोलॉजी हो गया, ये टॉपिक जो है ऑस्टियोलॉजी, ये टॉपिक तुम्हें पीजी प्लस के क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे। या फिर अगर तुम रोम्स में जाओगे तो रोम्स में जैसे मैंने तुम्हें ट्रायड का बताया, सिंड्रोम्स का बताया, कार्सिनोमास का बताया, वो इस मिसलेनियस में तुम कवर कर सकते हो। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के लिए भी रोम्स, पीजी प्लस एंड डीएनबी इज मोर देन इनफ। सर्जरी के में ब्रेस्ट, एंडोक्राइन, जीआईटी, फेस एंड नेक एंड डीएनबी, ये वाले सिस्टम्स को पहले कवर कर सकते हो। उसके बाद में अगर तुम्हारे पास में टाइम है तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। एफएमटी में रोम्स, पीजी प्लस एंड डीएनबी इज इनफ। मिसलेनियस में इसके अलावा फिर पीजी प्लस में इससे जो रिमेनिंग टॉपिक बच जाएं, ये सब कवर करने के बाद में ट्रायड, सिंड्रोम, कार्सिनोमा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। इसके अलावा किसी को भी कुछ पूछना होगा या कुछ ज्वाइन करना होगा तो यू कैन मैसेज मी। अभी किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है इसके अलावा? किसी को कभी भी कुछ पूछना हो तो यू कैन मैसेज मी। ओके।